अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 12 कर रहे हैं हम, लिंग्विस्टिक्स वेस्ट ट्रेडिशनल ग्रामर। ENG टॉपिक नंबर 65, इंट्रोडक्शन। उनका कहना है कि वर्ड जो है ना, उनके बहुत ही लिमिटेड पैटर्न्स हैं जोड़ने के, आपस में एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली जोड़ने के बड़े ही लिमिटेड पैटर्न्स हैं। मिसाल के तौर पर द लकी बॉय। अब उन्होंने कहा है कि अब हम इसे ऐसे भी नहीं लिख सकते, बॉयज़ द लकी, जैसे कि नीचे इधर दिया है बॉयज़ द लकी, लकी बॉयज़ द। ये गलत, ग्रामेटिकली तौर पर ये गलत है। तो एक लिमिटेड सा पैटर्न है यहाँ पे। एक जब कोई ग्रामेटिकली गलत होता है तो वहाँ पे एक स्टेरिक का ये सिंबल लगा दिया जाता है, ये हमने MCQs के तौर पर याद रखना है। इसके अलावा ग्रामर की वो बता रहे हैं कि ग्रामर में बेसिकली होता क्या है। डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इसमें हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, किस वे में वो लिखा जाएगा, ये उसमें ग्रामर में ये डिस्क्राइब किया जाता है। ग्रामेटिकल सीक्वेंस इन लैंग्वेज क्या होगी, किस वे में एक सेंटेंस लिखा जाएगा। इसके अलावा ग्रामर में ये भी बताया जाता है, इस तरह भी होता है कि अनग्रामेटिकल सीक्वेंस भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हमें जब एक ग्रामर का पता होगा, एक स्ट्रक्चर का पता होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये अनग्रामेटिकल है अगर कोई सेंटेंस गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ग्रामर। अब ऊपर द लकी बॉय हमने देखा, अब उसमें दा क्या था, आर्टिकल था, लकी क्या था, एडजेक्टिव था, बॉय क्या था, नाउन था। इनको मुख्तलिफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज में डाल दिया गया, इन तीनों को, ठीक है। और ये जो कैटेगरीज हैं ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं ट्रेडिशनल ग्रामर से। ये आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब कुछ ट्रेडिशनल ग्रामर से आया। और इसका ओरिजिन क्या है, ये इसका ओरिजिन निकला है लैटिन एंड ग्रीक से। हम सब जानते हैं ग्रीक से लैटिन निकाली गई। लैटिन की ट्रांसलेशंस, उनकी राइटिंग सिस्टम सारा इंग्लिश में आया, इंग्लिश ने उससे बोरो किया, इंग्लिश ने ट्रांसलेशन की उससे, ठीक है, जो सारे पैटर्न्स थे उसके लिए। तो ये एक MCQ है, ये आप देख लें। इसके अलावा ट्रेडिशनल ग्रामर से हमने क्या और लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिए। जाहिर सी बात है, सब कुछ लिया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो लेने थे ना। द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी। अब ये जो एडजेक्टिव, नाउन, ये सब कुछ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये समझाने वाली तो बात नहीं है। इसको जी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया है, ठीक। इसके अलावा ये फजूल सा वैसे पैराग्राफ है, पर फिर भी ये देख लें कि जैसे कि अब हमें ये पता है ना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पर उन्होंने इसे, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और अप्रोच अपनाई, और वो क्या थी कि हम ये भी तो कह सकते हैं ना, नाउन को जानने के लिए, क्या नाउन कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म दैट कम्स आफ्टर एन आर्टिकल, कि जो आ और दा के बाद जो भी वर्ड आएगा उसे नाउन कह दिया जाएगा। और या उस चीज़ से भी हम नाउन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो अपने साथ पोसेसिव एस लगाए या प्लूरल एस लगाए तो वो नाउन ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसे, सब नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। और ये उन्होंने आगे बता भी दिया है, बस इन्होंने एक फजूल सी बात करनी थी, उन्होंने कर दी, आपने बस एक बार पढ़ लेना है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल ग्रामर ने और भी दूसरी बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं। वो क्या कैटेगरीज हैं, नंबर, पर्सन, टेंस, वॉइस एंड जेंडर। अब इन पांचों चीज़ों ने जो पहले है ना हमारे पास मौजूद पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। एक एग्रीमेंट इन पांचों चीज़ों का उनके साथ हुआ है। वो एग्रीमेंट क्या है, जैसे कि वर्ब लव्स एग्रीज विद द नाउन कैथी, नीचे लिखा है कैथी लव्स हर डॉग, के जो वर्ब है इसमें लव्स, उसने एक एग्रीमेंट किया है कैथी के साथ। अब इसका आगे हम एनालिसिस पढ़ेंगे कि क्या है ये एग्रीमेंट, कैसे उसने एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट जी नंबर के बेस पे हुआ है। नंबर की बेस पे कैसे हुआ है कि जैसे नाउन सिंगुलर है, इसमें कैथी सिंगुलर है, नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 है, सिंगुलर है ना, तो ये इस बेस पे हुआ है। एक ये सिंगुलर है,
नाउन प्लूरल भी हो सकता है पर उसका एग्रीमेंट फिर अलग होगा। नंबर के लिहाज से ये होता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। पर्सन के हवाले से ये होता है कि वो फर्स्ट पर्सन है, जो जुमले में मौजूद है वो फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्विंग द स्पीकर, के उसमें जो मैं हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपने बारे में बात करूँगी, मैं आई बोलूँगी, मैं माई बोलूँगी, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, इन्वॉल्विंग द स्पीकर। सेकंड पर्सन में इन्वॉल्विंग द हियर, मैं किसी से बात जब कर रही हूँ, यू मैं करूँ, यू का वर्ड इस्तेमाल करूँगी तो वो सेकंड पर्सन होगा। जब थर्ड पर्सन होगा इन्वॉल्विंग एनी अदर, कि उसमें कोई भी एक रैंडम सा जुमला बोल दिया जाएगा, वो होगा थर्ड पर्सन के, उसमें दूसरे भी शामिल किए जाएंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर वो यूज़ मी फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू फॉर सेकंड पर्सन सिंगुलर, हिम हर इट और कैथी फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब वही बात हो गई कि कैथी लव्स हर डॉग। अब ये कौन बता रहा है? कैथी तो नहीं बता रही, कोई दूसरे से तो बात भी नहीं कर रही, तो ये थर्ड पर्सन हुआ जो कि रैंडम बोला गया है, कैथी लव्स हर डॉग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब से क्या आपने ये याद रखना है कि जब वर्ब के साथ ऐसा है ना, तो समझ लें वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व होगा, वो सेंटेंस वो ऐसे सेंटेंस में होगा जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो कैथी जो थी वो थर्ड पर्सन थी, उसका अब यही एग्रीमेंट था कि उसके लव के साथ लव्स आए, खाती लव नहीं आएगा, ठीक है। अब टेंस की कैटेगरी में क्या आ जाता है? टेंस की कैटेगरी में आ जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, के अब हम सबको पता है कि प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट जुमले में कैसी फॉर्म्स यूज़ होती हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में कैसे वर्ब्स यूज़ होते हैं, पास्ट पार्टिकुलर में कैसे वर्ब्स यूज़ होते हैं, ये हम सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। एक्टिव वॉइस में कैसे होते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे होते हैं, वो एक पूरे जुमले की बेस ही बदल जाती है, ठीक। जेंडर में क्या होता है? जेंडर में ये बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस पाई जाती हैं। हम सबको पता है इंग्लिश में क्या होता है जेंडर में, फीमेल एंटिटीज़ में क्या होता है, शी के साथ हर का एग्रीमेंट है, जहाँ शी आएगा वहाँ पे हर आएगा अगर उससे आगे रिलेट करना है। मेल एंटिटीज़ क्या हैं? ही, हिज, और थिंग्स और क्रिएचर के बारे में क्या होता है? इट और इट्स। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें ग्रामेटिकल जेंडर यूज़ होते हैं, उनमें बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, उनमें ग्रामेटिकल होते हैं। ग्रामेटिकल में क्या होता है कि जैसे कि एक बेकर है ना, वो फीमेल बेकर है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड फीमेल के लिए रखा होगा उन्होंने, और वो बेकर के साथ लगा के ही वो पूरा जुमला बनाएंगे। वो ये सिंपली नहीं बोलेंगे बेकर डू दिस थिंग और बेकर बेक द केक और वट, वो ये नहीं बोलेंगे। वो उस बेकर का स्पेसिफिक जो वो होगी ना, फीमेल होगी या मेल होगा, वो उसका स्पेसिफिक वर्ड उस बेकर के साथ लगा के ही जुमला बनाएंगे, हमारे वाला काम नहीं करेंगे वो। ये हो जाता है, ठीक। टॉपिक नंबर 66, लिंग्विस्टिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आप इतनी बार दोहरा चुकी हूँ, लिंग्विस्टिक्स क्या है सबको पता है, दोबारा नहीं दोहराऊंगी। कुछ अप्रोचेज़ हैं जी लिंग्विस्टिक्स की, वो क्या हैं ये देख लेते हैं। वैसे तो ये आगे बोली गई हैं, समझाई गई हैं, पर चलें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में क्या आता है ये आगे है, ये भी नहीं समझा रही। एम्पिरिसिज्म भी है, रैशनलिज्म भी है। रैशनलिज्म नहीं है, रैशनलिज्म क्या होता है कि रोल दैट माइंड्स प्ले इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। कुछ समझाने वाला है? नहीं है। इकोनॉमी देख लें। इकोनॉमी क्या है कि मतलब आपने अपनी लिंग्विस्टिक स्टडी में कोई डाउट नहीं पीछे छोड़ना, आपने अपनी स्टडी पूरी करनी है, पूरे सिस्टमेटिक स्टडी करनी है और पीछे कोई डाउट नहीं छोड़ना किसी भी हवाले से। ये सिंपल है इकोनॉमी का, ठीक। टॉपिक नंबर 67, लिंग्विस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिविज्म। नॉन जजमेंटल अप्रोच है ये,
इसमें किसी भी लैंग्वेज को जज नहीं किया जाता, उसमें जो चाहे जो मर्जी हो। ये बस डिस्क्राइब करती है उस लैंग्वेज को कि कोई भी लैंग्वेज के क्या स्ट्रक्चर हैं, कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, ऑन हाउ इट इज़ एक्चुअली स्पोकन एंड रिटन। ठीक, इसके अलावा इसका कंसर्न है प्रिस्क्रिप्टिविज़म के साथ भी। प्रिस्क्रिप्टिविज़म क्या होती है? अच्छा, डिस्क्रिप्टिविज़म ये होती है ना कि उसने बस डिस्क्राइब करना है, उसने जज नहीं करना, उसने डिस्क्राइब करना है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिविज़म ये होती है कि एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसने जो है लैंग्वेज किसी और की पकड़ी, उसने अपनी तरफ से उसमें रूल ठोक दिए और अब वो उन रूल्स पे उस लैंग्वेज को बोलती है, प्रिस्क्राइब कर दिया है कि नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्टिविज्म है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिविज़म की और 20th सेंचुरी में आई आगे से ब्रांचेस, उसमें जी स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्क्रिप्टिविज़म थी, सोशो लिंग्विस्टिक्स थी। उसने हमें क्या सिखाया जी? स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी सिखाई कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं किसी भी लैंग्वेज के। कम्युनिकेटिव एडिक्वेसी सिखाई कि कोई भी लैंग्वेज के लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सिंपल, कैसे लोग उस लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और उसके अलावा क्रिएटिव एक्सप्रेसिव पोटेंशियल के लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपने आप को लैंग्वेज के थ्रू, ये उसको भी स्टडी करती है। इसके अलावा वर्किंग क्लास एंड एथनिक स्पीच, ये उसको भी स्टडी करती है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ स्टडी करती है। बेसिकली इसने हर जगह टांग अड़ाई हुई है। डिस्क्राइब ही करना है ना, हर लैंग्वेज को पकड़ के उसको स्टडी करके डिस्क्राइब कर देती है ये, उसमें कुछ भी आ जाए। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये डिस्क्रिप्टिविज़म है और राइट साइड पे जो है वो प्रिस्क्रिप्टिविज़म है। इस पे उन्होंने एक लैंग्वेज पकड़ी, उसको उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक नेटिव लैंग्वेज की उन्होंने, नेटिव स्पीकर की लैंग्वेज पकड़ी, उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्क्राइब किया। और एक वो जो प्रिस्क्रिप्टिविज़म, उन्होंने आगे जाके अपने रूल बना लिए, उस कम्युनिटी ने उनकी ही अलग, उस नेटिव कम्युनिटी की अलग ही एक बीच में से कम्युनिटी निकली, उसने अपने एक अलग रूल बना लिए। और क्या थे वो? डू नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। इसका मतलब होता है कि दो जुमलों को आपस में ना जोड़ें, बीच में हम काफ़ी सारे डालते हैं जैसे बिकॉज और टू और दैट, ये ना जोड़ें, स्प्लिट द इन्फिनिटी ना करें। पर प्रिस्क्रिप्टिविज़म में जैसे हम दे सकते हैं, ही वुड लाइक टू क्विकली फिनिश हिज होमवर्क, टू बीच में आ गया, ही वुड लाइक टू क्विकली फिनिश, ऐसे जुमले आप ना बनाएं, पर प्रिस्क्रिप्टिविज़म वालों ने बनाए हुए हैं, बोलते हैं वो लोग। ये तो अब आम होते जा रहे हैं। डू नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रपोजिशन, वाई वुड यू, प्रपोजिशन के साथ एंड ना करें। हु डिड यू गो विद, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिविज़म में विद के प्रपोजिशन के ही एंड पे उन्होंने जुमला ख़त्म किया हुआ है, विद के साथ ख़त्म किया हुआ है। नेवर बिगन अ सेंटेंस विद एंड, और एंड के साथ ही उन्होंने आगे शुरू किया हुआ है। इसके अलावा द प्रोनाउन मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव जैसे देन, ये दो चीज़ों में कंपेयर करता है, तो उन्होंने कहा है मैरी रन्स फास्टर देन मी, और उन्होंने वही काम किया हुआ है कि जो ये एंड पे आया है ना प्रोनाउन मी, ठीक है, उन्होंने कहा है इसे नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, इसे मी नहीं होना चाहिए, इसे नॉमिनेटिव में होना चाहिए, ये आई में होना चाहिए। मैरी रन्स फास्टर देन आई, अपने बारे में बात कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, आई होना चाहिए यहाँ पे, पर उन्होंने कहा है नहीं, मी होना चाहिए। ठीक है, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी, क्या वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस यूज़ होना चाहिए, जबकि प्रिस्क्रिप्टिव वालों ने कहा है इट इज़ मी, उन्होंने इसके बाद ही मी लगा दिया, वो वर्ब नहीं है, उन्होंने अपने रूल बनाए हुए हैं। बाकाया ये आपने एक बार पढ़ लेना है, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, वही बातें रिपीट की हुई हैं जो ऊपर बोला है। टॉपिक नंबर 68, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉन स्पेक्यूलेटिव नेचर। नॉन स्पेक्यूलेटिव से क्या मुराद है कि इसमें कयास वगैरह नहीं चलते,
लिंग्विस्टिक में सिस्टमेटिक स्टडी चलती है, आप अपने अंदाजे नहीं लगा सकते, ठीक है, अंदाजे नहीं लगाने। लिंग्विस्टिक्स इज़ एम्पिरिकल रेदर देन स्पेक्यूलेटिव और इनिशिएटिव, के इसमें तजर्बे होते हैं, तजर्बे की बना पे आपको रिज़ल्ट दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक आपको स्टडी दी जाती है, आपको अंदाज़े नहीं लगाने। और ना ये इनिशिएटिव है कि मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी ने कोई एक लैंग्वेज जानता है तो वो लिंग्विस्टिक वो एक सिस्टमेटिक स्टडी कर सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। इसमें जी वेरीफाइबल डाटा होता है लिंग्विस्टिक्स में, कि आप डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, उसको दोबारा से आप टेस्ट करेंगे आपको वही आंसर मिलेगा। ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, बात वही आ गई, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आपने हासिल किया हुआ है तो आप जाहिर सी बात है दोबारा से टेस्ट करेंगे तो आपको वेरीफिकेशन हो जाएगी। स्पेक्यूलेटिव मोड इज़ एन एपिस्टेमेटिक ग्रामेटिकल मोड। अच्छा, उन्होंने अब स्पेक्यूलेटिव मोड को क्या कह दिया कि एक एपिस्टेमिक ग्रामेटिकल मोड है। अब इसको अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, इन्होंने जो कहने की कोशिश की है कि जैसे कि अब आपको देसी सी मिसाल देती हूँ, हम जब इंग्लिश का कोई पेपर दे रहे होते हैं, अक्सर ही ऐसा होता है, एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है पेपर, तो हम ये नहीं देखते कि वो ग्रामेटिकल सही है कि नहीं है जुमला, जिस वो फिलिंग ब्लैंक्स पे हमें वाइब्स आ रही होती हैं ना, हम उसको कहते हैं देखने में सही लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है, इसे टिक कर देते हैं। ये वो होता है कि आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लेते हैं और आपकी एक ना अपनी ही वो दिमाग की वो अंदर होती है कि हाँ नहीं ये सही लग रहा है बोलने में, तो बस इसे आगे चलाओ, ठीक है। तो ये उस वे में आ जाता है, हम अपने अंदाजे से वो कर तो लेते हैं, वो बोल तो लेते हैं, पर वो सही नहीं होता, असल में वो चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ है। टॉपिक नंबर 69, लिंग्विस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एम्पिरिसिज्म, तजर्बा करने की प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वो जो लैंग्वेज है वो अपना एक वजूद रखती है, और लिंग्विस्टिक्स में जब हमने उसका तजर्बे की बिना पर टेस्ट किया, हमने उसके ऊपर तजर्बे किए तो उसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्टिविटी आ गई, कोई भी मुंह उठाकर उसको दोबारा से टेस्ट करेगा तो वो वही रिज़ल्ट पाएगा, उसका एक अपना सालिम वजूद है, ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, पुख्तापन अपना एक, ठीक। उनका कहना है, वैसे तो बहुत फजूल बात की है, पर उनका कहना है कि प्रैक्टिकल फेमिलियरिटी जो होती है ना, कि मतलब उन्होंने चाहा कि लैंग्वेज को ना हम इंसानों से ज़रा दूर रख के उसकी अपनी एक अलग वजूद बनाएं और उसके मुताबिक उसकी स्टडी करें, उसकी फ़ीचर्स की, पर हम इंसान कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ती है, वो हमारे बगैर नहीं है कुछ, हम उसके बगैर नहीं है कुछ। तो प्रैक्टिकल फेमिलियरिटी जो होती है वो बीच में ज़रा आ जाती है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के, ठीक है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो कोई इंसान का, हर एक इंसान का अपना एक सोशल, कल्चरल और नेशनलिस्टिक प्रीजुडिसेस है ना, कि मतलब उसका एक अपना ही नज़रिया है लैंग्वेज के मतलब, हमारी लैंग्वेज ये है बस, ठीक है, हमारी लैंग्वेज से तो बढ़कर तो कुछ है नहीं, या मैं हूँ, इस तरह के जो चीज़ें आती हैं ना, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये जो है ना रुकावट पैदा करती हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी में, उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी में, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इतना ख़ास नहीं है, आपने खुद पढ़ना है। टॉपिक नंबर 70, लिंग्विस्टिक्स एंड स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज हम सबको पता है क्या होता है, आर्टिकुलेट साउंड्स, जो हम ज़ुबान ऐसे मैं बोल रही हूँ, ये स्पोकन लैंग्वेज है। रिटन लैंग्वेज का हमको पता है, स्पोकन लैंग्वेज का भी हमको पता है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ देख लें। स्पीच इज़ एन इनएट ह्यूमन कैपेबिलिटी, ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बिल्ट इन है कि हम बोल सकते हैं, हमारे ऐसे अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि हम स्पीच कर सकते हैं। जबकि रिटन लैंग्वेज जो है इज़ अ कल्चरल इन्वेंशन, के एक ये लोगों ने ही रिटन लैंग्वेज बनाई है ना, हम तो बस बोलते थे, हमारे अंदर तो बस अल्लाह ताला ने बोलने का निज़ाम रखा, जबकि इसको आगे लोगों ने ही लिखा ना, इसको मज़ीद बढ़ाया,
इसके अलावा आपको पता है कि हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वोकल ट्रैक्ट से हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने गले से, जो कि इस वक्त बोल बोल के सूख चुका है मेरा। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात समझ लें कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमारे में ये मेरे बोलने को स्पोकन लैंग्वेज बोलेंगे, रिटर्न को जो राइट करेंगे उसे बोलेंगे, जबकि साइन लैंग्वेज में ये होता है कि जो एक इशारे कर रहा है वो उसे स्पोकन बोलेंगे, और अगर वो लिखा हुआ अपने हाथ से पढ़ रहा है, पता है ना जो डेफ होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, हाथ वो उभरे हुए अल्फाज होते हैं, वो उनको हाथ लगा लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उनकी होती है रिटन लैंग्वेज, ठीक है। वो टेक्स्ट में उनकी रिटन लैंग्वेज होती है, जबकि वो जब इशारे कर रहे होते हैं तो वो स्पोकन लैंग्वेज होती है। इसका हम मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट की मदद से। स्पोकन लैंग्वेज का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट की मदद से, सियाको सबाक की वजह से समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम एक सेटिंग में बोल रहे हैं, एक बिजनेस सेटिंग है, तो हम देखेंगे ना, अपना इर्द गिर्द माहौल देखेंगे, सियाको सबाक देखेंगे कि अगला हमसे किस वे में बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, तो हम उसके मुताबिक उसको जवाब देंगे, ठीक है। जबकि रिटर्न का हम कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के मदद से लेते हैं। स्पोकन लैंग्वेज का हम जो है कॉमन सेंस यूज़ करते हैं उसमें। अब जैसे उसने अगले ने पूछा रोटी बना दूँ, तो हमें पता है कि अब रोटी का टाइम हो गया है, हम पहले से कॉमन सेंस रखते हैं, पहले से एक्सपीरियंस है हमें कि जी दोपहर का टाइम हो गया, अब रोटी का पूछा है, तो जाहिर सी बात है खाना खाना ना, तो कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये एक प्रैक स्कूल था, उसका ये था जी, रिटन जो लैंग्वेज है ना वो डिपेंडेंट होती है स्पोकन लैंग्वेज पे, ठीक। इसके अलावा कुछ भी ख़ास नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। हाँ जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।